अपेक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और अपनी ये जो क्लास है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की यशस्वी योजना अग्निपथ स्पेशल होगी और अग्निवीरों को समर्पित ये क्लास से होगी। भारत सामान्य ज्ञान और विज्ञान की जो क्लास है ये अपने वीर जवान अग्निवीरों को समर्पित होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारत सामान्य ज्ञान व विज्ञान की है। और मैं बिना कोई देरी किए आज आपको लेकर चलता हूं अपने पहले जो क्वेश्चन है। और ये एयरफोर्स एग्जाम जो अभी जुलाई माह में आयोजित होने वाली है उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए साबित होगी। और सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइव जुड़े हुए विद्यार्थियों का एक बार क्लास को सभी साथी शेयर करें। और मैं बिना कोई देरी किए लेकर चलता हूं आपको आज के पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? चार ऑप्शन है बेटा, चारों के चारों भारतीय मिसाइलों के नाम है और इनमें से भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? जल्दी से बेटा उत्तर कमेंट करें कि भारत की पहली युद्धक मिसाइल कौन सी है। लाइव जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन अग्निवीरों के लिए तो रामबाण साबित होने वाले हैं ये क्वेश्चन। गोविंद प्रजापति, पुष्पाका, प्रेम पटेल, बिल्कुल बेटा। तो इसका राइट उत्तर मैं बता देता हूं बेटा, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी थी? तो राइट उत्तर होगा सी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम है सी, जो है वो भारत की पहली युद्धक मिसाइल है। ठीक है बेटा। अब ध्यान देना, अन्य जो मिसाइलें हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो इस मानी भारत की पहली युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है बेटा भारत की पहली युद्धक मिसाइल। और एग्जाम कब है? एग्जाम 22 तारीख को है बेटा, 24 तारीख से एग्जाम है इसकी। तो राइट उत्तर होगा बेटा पृथ्वी। अब बता दो नाग। नाग क्या है? भारत की एंटी टैंक मिसाइल। भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है बेटा नाग। ठीक है। और ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है? भारत की सुपरसोनिक। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। और बेटा ये ब्रह्मोस मिसाइल हम किस देश के सहयोग से बना रहे हैं? रूस देश के सहयोग से या रशिया के सहयोग से हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्मोस मिसाइलें बना रहे हैं। और बेटा भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों की असेंबलिंग कहां होती है? भारत में ब्रह्मोस मिसाइलों की असेंबलिंग बेटा हैदराबाद में होती है। और इन मिसाइलों का निर्माण जो है वो हम रूस देश के सहयोग से कर रहे हैं। पृथ्वी भारत की पहली युद्धक मिसाइल है। और अग्नि मिसाइल के बेटा 5 वेरिएंट बन चुके हैं। और अग्नि मिसाइल के जन्मदाता हैं भारत के अग्निपुत्र। अग्नि मिसाइल के जन्मदाता कौन है? अग्नि मिसाइल के जन्मदाता है भारत के अग्निपुत्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत का मिसाइलमैन किसे कहते हैं? भारत का मिसाइलमैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। जिन एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ। और इन्हीं एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में विश्व की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज में दूसरे परमाणु परीक्षण भी एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में ही हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइलमैन और अग्निपुत्र के नाम से जाना जाता है। और एक चीज बेटा और ध्यान में रखना, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी थे। एपीजे जो अब्दुल कलाम है वो भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का समाधि स्थल तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और एपीजे अब्दुल कलाम का
मृत्यु हुई थी बेटा मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग में। तो ये बेटा भारत की मिसाइलों के बारे में सामान्य जानकारी थी आज के पहले क्वेश्चन में। और अब मैं लेकर चलता हूं आज को दूसरे क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मानी नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक एग्जाम में आने वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या एनडीए या नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां स्थित है बेटा? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करें कि नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां स्थित है। प्रेम पटेल क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल बेटा इसका राइट उत्तर होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी महाराष्ट्र के खड़गवासला में है। कहां पर बेटा? महाराष्ट्र राज्य के खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बेटा राइट ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र राज्य के खड़गवासला में, और बेटा इसी खड़गवासला में है राष्ट्रीय जल शोध संस्थान। देखो महाराष्ट्र राज्य के खड़गवासला में दो चीजों का मुख्यालय है। राष्ट्रीय जल शोध संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय जल शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के खड़गवासला में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी भी महाराष्ट्र राज्य के खड़गवासला में है। और बेटा विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब मैं बेटा कुछ अलग बताऊं, नेशनल मिलिट्री एकेडमी बेटा देहरादून में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है। तो एक ये भी बेटा ध्यान में रखना है, नेशनल मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? नेशनल मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। देहरादून बेटा उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। देहरादून किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, देहरादून में है नेशनल मिलिट्री एकेडमी। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय वाटर रिसर्च सेंटर या नेशनल वाटर रिसर्च सेंटर खड़गवासला में है। बिल्कुल बेटा ये सही है। आगे बेटा अन्य ऑप्शनों के बारे में बता दूं, पुणे भी बेटा महाराष्ट्र में है। पुणे कहां है? महाराष्ट्र में। और पुणे में बेटा भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय स्थित है। और इसी पुणे के अंदर स्थित है बेटा बाजीराव मस्तानी का महल भी स्थित है। और भारत की बिजली की पहली जो ट्रेन है, ध्यान रखना बेटा, भारत की बिजली की पहली ट्रेन बंबई से चलकर पुणे गई थी 1925 में। भारत में बिजली की पहली ट्रेन चली थी, बंबई से पुणे के बीच में चली थी। कानपुर बेटा उत्तर प्रदेश में है। कानपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी के तट पर। और जहां शूर्पणखा का बेटा नाक कटा उस जगह को नासिक कहते हैं। और जहां शूर्पणखा का कान गिरा उस जगह का नाम कानपुर है। कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पर है। और बेटा गंगा नदी जो भारत की राष्ट्रीय नदी है वो कानपुर शहर के निकट सर्वाधिक प्रदूषित होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी किस शहर के निकट प्रदूषित होती है? गंगा नदी कानपुर शहर के निकट सर्वाधिक प्रदूषित होती है। इसी कानपुर में है बेटा ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। और इसी कानपुर को बेटा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहते हैं। कि उत्तर प्रदेश के कानपुर को क्या कहते हैं बेटा? राष्ट्रीय राजमार्गों का क्रॉस रोड या राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी बेटा कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर को। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कानपुर है। और एक चीज बेटा और ध्यान में रखना, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था।
कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने, जिस तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और यहीं से कानपुर से वो नेतृत्व करते हैं। मथुरा बेटा यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। मथुरा यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है, जो कृष्ण की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है लोक मान्यता के अनुसार। और उसके बाद बेटा मथुरा में भारत की एक प्रसिद्ध तेल रिफाइनरी भी स्थित है मथुरा के अंदर। तो ये था आज का दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों की आपको जानकारी दी है। तो बेटा इनको दिमाग में और कॉपी दोनों चीजों में इनको आपको नोट रखना है। और बाकी की ये जो व्याख्यात्मक मैं करता हूं, ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। जो भी मैं व्याख्या लिखता हूं तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। राष्ट्रपति के द्वारा, एक तो बेटा परसों बताया था वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ध्यान दो बेटा, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो एक क्वेश्चन तो बेटा मेरे क्वेश्चन में ही पता चल गया आपको कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो वित्त आयोग का गठन बेटा राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट करता है। और भारत में लगभग नियुक्तियों का अधिकार किसको है? भारत में लगभग नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, या राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए करता है? राष्ट्रपति के खुद का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की कम से कम उम्र 35 वर्ष होती है। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का उत्तर राइट आ रहा है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राहुल मीना ने तो आर्टिकल भी साथ में बता दिया है कि किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए? तो एक वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो राइट उत्तर होगा सी। और ध्यान रखना बेटा कि भारत में लगभग नियुक्तियां, 2 बड़ी नियुक्तियां छोड़कर टोटल नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो बेटा मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूं, यदि आपके पॉलिटिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, 2 पदाधिकारियों को छोड़कर यदि नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन आए, तो आपको बेटा आंख मीच के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को टिक कर देना है कि नियुक्तियां करने का अधिकार। आपातकालीन शक्तियां भी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को हटाया महाभियोग से जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक बेटा, अब चलते हैं। और इसमें व्याख्या वाली कोई चीज है नहीं, तो मैं अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। भारत का आयरन मैन या बिस्मार्क किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। भारत का आयरन मैन मानी लोहा पुरुष। भारत का आयरन मैन मानी लोहा पुरुष। जैसे भारत की आयरन लेडी कहते हैं बेटा इंदिरा गांधी को। जैसे भारत का अग्निपुत्र किसे कहते हैं? राज्य वित्त आयोग का गठन 2, 4, 3 बिल्कुल सही है बेटा। आयरन मैन, आयरन लेडी तो बेटा इंदिरा गांधी को कहते हैं। हाँ, अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, बिल्कुल सही है बेटा। तो भारत का आयरन मैन, भारत का लोहा पुरुष या भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? सभी विद्यार्थियों का बेटा उत्तर राइट आ रहा है। एक बार जितनी फास्ट से आप उत्तर दे रहे हो उतनी फास्ट से बेटा क्लास को भी शेयर कर दो। करो रे बेटा, करो, चेप दो इसको। हाँ, बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट उत्तर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के आयरन मैन भी हैं, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी हैं, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। और इन्हें बेटा लोहे जितना मजबूत आयरन मैन कहते हैं। इनको बिस्मार्क क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा जिस प्रकार से
जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जिस प्रकार से कई टुकड़ों में बंटी हुई जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, उसी प्रकार बेटा कई टुकड़ों में बंटे हुए भारतीय रियासतों का एकीकरण किसने किया? भारतीय रियासतों को एक संघीय क्षेत्र में बांधने के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क की पदवी मिली थी। भारत के बिस्मार्क की पदवी मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनको सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली? वल्लभ भाई पटेल को बेटा सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में या बारदोली सत्याग्रह में मिली थी, महिलाओं के आग्रह पर। कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? बारदोली। और बारदोली का आंदोलन गुजरात राज्य के सूरत में हुआ था। बारदोली का जो आंदोलन है वो कहां पर हुआ था बेटा? गुजरात राज्य के सूरत में हुआ था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के ही थे। एक चीज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बेटा गुजरात में लगाई गई है ना, वो आज के दिन विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आज के दिन गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध के तट पर जो मूर्ति या स्टैचू लगी है वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। और वो मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो मूर्ति है। इसके अलावा बेटा मैं आपको प्रांतीय संविधान निर्माण जब हुआ और संविधान निर्माण की प्रांतीय स्वायत्ता समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था बेटा 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म, हैप्पी बर्थडे, 31 अक्टूबर को आता है। और 31 अक्टूबर को बेटा हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। परंतु बेटा एक चीज और ध्यान में रखना, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हुई थी, उसी के 2 बॉडीगार्ड सिखों के द्वारा। और इंदिरा गांधी जी की हत्या भी 31 अक्टूबर 1984 को की गई। तो 31 अक्टूबर को हम गांधी जी, इंदिरा गांधी की क्या मनाते हैं? पुण्यतिथि भी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हैप्पी वाला बर्थडे मनाते हैं और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हमें मनाते हैं 31 अक्टूबर को। अब बेटा अन्य महत्वपूर्ण भारत के तात्या टोपे 1857 की क्रांति के महान नेता, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और जो राजस्थान का भी भ्रमण करते हैं क्रांति के समय और तात्या टोपे के साथ बेटा विश्वासघात करेगा तात्या टोपे का मित्र मानसिंह नरूका। तात्या टोपे के साथ विश्वासघात कौन करेगा? मानसिंह नरूका करेगा। और मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण ही तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा नरवर मध्य प्रदेश के जंगलों से बंदी बना लिया जाएगा और वहीं पर बेटा सिपरी नामक स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सिपरी नामक स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करता है उसी का लंगोटिया यार मानसिंह नरूका। नरवर के जंगल मध्य प्रदेश में है, वहां से अंग्रेज इसे गिरफ्तार करते हैं और सार्वजनिक रूप से फांसी दे देते हैं। बिल्कुल बेटा कह रहे हैं 18 अप्रैल 1859 को, बिल्कुल सही है। मीनू कुमावत बिटिया का भी सही है। अगला है बेटा नाना साहब। नाना साहब का असली नाम था दोंदू पंत। नाना साहब का असली नाम क्या था बेटा? दोंदू पंत नाना साहब का असली नाम था। और नाना साहब के ही सेनापति थे तात्या टोपे। और नाना साहब ने भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने, भारत के अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर ने, वह बहादुर शाह के सेनापति बख्त खान ने, तीनों ने मिलकर 1857 की क्रांति की योजना कहां बनाई? हुमायूं के मकबरे में बनाई, जो दिल्ली में है और जो भारत का सबसे बड़ा मकबरा है, जो चारबाग शैली में बना है। उस मकबरे में ही क्रांति की योजना तीनों मिलकर बनाते हैं।
और क्रांति असफल होने के बाद नाना साहब तो नेपाल भाग जाते हैं और नेपाल देश को बेटा 1857 के क्रांतिकारियों की शरणस्थली कहते हैं। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है और बख्त खान का मर्डर कर दिया जाता है बेटा, ठीक है। और महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, बापू हैं, चंपारण सत्याग्रह करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन करने वाले हैं, खिलाफत आंदोलन करने वाले हैं, 30 जनवरी 1948 को शहीद होने वाले हैं। नए विद्यार्थी जुड़े उनका भी बेटा हार्दिक स्वागत है। जो भी विद्यार्थी लेट जुड़ते हैं, नए जुड़ते हैं, उनकी एक ही गुरु दक्षिणा और दंड होता है कि वो 5 ग्रुपों में क्लास को शेयर करेंगे तो उनको पढ़ाई में मुक्ति मिलेगी और उनका दिमाग काम करेगा। तो जल्दी से शेयर करो बेटा, तब तक मैं लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखो कितना रापचिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैंने अंदर ही दे दिया, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। सफेद हाथियों का देश, व्हाइट एलिफेंट कंट्री, किसे कहते हैं? थाईलैंड को, जिसमें थाई मसाज की जाती है। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी करवा के आऊं मसाज, पर पैसे नहीं है। पर आप उत्तर दो कि थाईलैंड की राजधानी कौन सी है। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ही बता दिया है कि सफेद हाथियों का। वैसे बेटा मैं बता दूं, 1000 हाथियों का देश तो लाओस है। 1000 हाथियों का देश कौन सा है? 1000 हाथियों का देश है लाओस। 1000 जिलों का देश है फिनलैंड। 1000 जिलों का देश कौन सा है? फिनलैंड। और 1000 द्वीपों का देश है इंडोनेशिया। 1000 द्वीपों का देश है इंडोनेशिया, जिसने अपनी राजधानी चेंज कर लिया अभी। और सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। और आपको बतानी है थाईलैंड की राजधानी, बिल्कुल बेटा, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। रबड़ उत्पादक देश थाईलैंड। थाई मसाज वाला थाईलैंड। और थाईलैंड की मुद्रा है बेटा वाहत। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा का नाम वाहत। थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक। अब मैं बेटा आपको बता दूं अन्य राजधानियां। चीन की राजधानी पीकिंग या बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी है? बीजिंग। और चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है पीकिंग। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश चीन। और अब हम पहले स्थान पर आने वाले हैं बेटा। हमारा भारत देश 2030 तक हम चीन को पछाड़ देंगे। किसमें? टाबर जामने में पछाड़ देंगे। जनसंख्या में पहला स्थान आ जाएगा अपना। अब आने वाले हैं। हम बहुत अजवान के लाडू खाते हैं भारतीय लोग, है ना। अजवान के शौक शौक में 2030 तक हम चीन को पिछाड़ देंगे। और जिस चीन को सांप खाने वाला देश कहते हैं, जिस चीन में विश्व की सबसे लंबी दीवार है, जिस चीन ने रॉकेट का आविष्कार किया, जिस चीन ने बारूद का आविष्कार किया, जिस चीन की शोक नदी हांगो को कहते हैं, और चीन की यांगटीसी क्यांग नदी भारत की विश्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। नापतवे क्या है बेटा? बता सकते हो कोई? नापतवे क्या है? नापतवे बताओ बेटा, किसकी राजधानी है? चलो मैं अगली रोम में बता देता हूं। रोम बेटा इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी मानी सोनिया गांधी जी का पीर, राहुल जी का नानेरा। राहुल जी का नानेरा कहां है? इटली में। सोनिया गांधी जी का पीर इटली में। राजीव गांधी जी का सासरा इटली में। और इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे है। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है, राइट। और इटली की राजधानी रोम में है बेटा विश्व का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी। इटली की राजधानी रोम में टाइबर नदी के किनारे विश्व का सबसे बड़ा चर्च है वेटिकन सिटी। और बेटा इस विश्व के सबसे बड़े चर्च वेटिकन सिटी को
विश्व के सबसे छोटे देश का दर्जा है, विश्व के सबसे छोटे देश का दर्जा है। इस एक महल को देश का भी दर्जा दे रखा है। पीसा की झुकी हुई मीनार कहां है? इटली में। पीसा की झुकी हुई मीनार इटली में है। और विश्व का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक देश इटली। और अंगूर की खेती को कहते हैं विटीकल्चर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। और अंगूर को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेप्स। और अंगूर सूख जाते हैं तो उनकी बनती है किशमिश। अंगूर सूख जाते हैं तो उनकी बनती है किशमिश। और किशमिश को रात को पानी में भिगोकर सुबह उठते ही खाने से मेरी तरह दिमाग ब्रिलियंट चलता है, जीके ब्रिलियंट याद होता है, खतरनाक याद होता है, रापचिक याद होता है। तो मुझे नापतवे नहीं बताया, नापतवे किसकी राजधानी है? चलो बेटा मुझे बताओ, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा नोगल्ट्रम है। हां, किशमिश। तो नापतवे राजधानी बताओ बेटा जल्दी से कमेंट करके। हंसना मना है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? जल्दी से बेटा युगम पढ़ो और उत्तर दो। प्रेम पटेल नहीं पता? अरे म्यांमार की राजधानी बता दे, उत्तर आ जाएगा। म्यांमार की राजधानी नापतवे ही है बेटा। म्यांमार की राजधानी नापतवे है। प्रकाश मीणा डूंगरपुर सॉरी। अरे अंकिता पारेख, यंगून रंगून तो बर्मा की थी पहले। बर्मा ने अपना नाम ही चेंज करके म्यांमार रख लिया, स्वर्णिम पगड़ों का देश। बिल्कुल सही है उमेश डोई। सही है बेटा, जल्दी से उत्तर दो। राइट उत्तर आ रहा बेटा सभी का। कि अभी मैंने बता दिया। देखो, हिंद स्वराज किसने लिखी? महात्मा। ये गलत है बेटा। विंग्स ऑफ फायर सीवी रमन की नहीं, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा है, पुस्तक है एपीजे अब्दुल कलाम की। किसकी है बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। और तो बेटा सीवी रमन कौन है? सीवी रमन है जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव की खोज के लिए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। और सीवी रमन के जन्मदिन को बेटा हम, सीवी रमन का जन्मदिन है 28 फरवरी को। और सीवी रमन के जन्म को बेटा हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ध्यान रखना बेटा, कभी मेरे नाम पर भी जीके दिवस मनाया जाएगा। जैसे सीवी रमन ने रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज की, तो वैसे बेटा किसी दिन आपके प्रिय गुरु सुरेंद्र महला के लिए भी जीके दिवस मनाया जाएगा। बोलो रे टाबरो, मनाओगे कि नहीं मनाओगे? कितना रापचिक ज्ञान आ रहा है। हाथ तो कर दो और शेयर कर दो। शेयर कर दोगे तो तुम्हारी कौन सी इज्जत घट जाएगी, कौन सी सगाई छूट जाएगी। कर दो रे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब बेटा ऑप्शन बता देता हूं। आनंद मठ एक उपन्यास है और आनंद मठ उपन्यास लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राइट है, ठीक है बेटा। और आनंद मठ से ही, आनंद मठ में कौन से विद्रोह का वर्णन है? आनंद मठ में संथाल विद्रोह का वर्णन है। तो किस ग्रंथ में बेटा संथाल विद्रोह का वर्णन मिलता है? ठीक है बेटा, हम बनाएंगे बिल्कुल। के कोटिया, थैंक यू बेटा। के कोटिया बेटे को बहुत बहुत थैंक यू, है ना। और संथाल विद्रोह के वर्णन के अलावा आनंद मठ से लिया गया है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? आनंद मठ से।
तो बेटा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है, किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसमें? आनंद मठ उपन्यास में लिखा, जिसमें संथाल विद्रोह का वर्णन मिलता है। जो संथाल विद्रोह है, संथाल जाति का बिहार और पश्चिमी बंगाल में हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक लिखी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू का नारा था, मुझे काम चाहिए, काम नहीं होने का बहाना नहीं चाहिए। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक जवाहरलाल नेहरू। चीन के साथ पंचशील समझौता करने वाले जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जवाहरलाल नेहरू। और हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने विदेश प्रवास के दौरान 1909 में लिखी। हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है गांधी जी ने, और ऐसा भी कहते हैं बेटा, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में जहाज के अंदर लिखी थी। किसके अंदर लिखी थी? जहाज के अंदर लिखी थी। और गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुभव। सत्य के साथ मेरा अनुभव गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, जो गुजराती भाषा में लिखी गई है। ठीक है बेटा, तो बहुत ही अच्छी रापचिक जानकारी आपको मिल रही होगी। क्वेश्चनों में मजा आ रहा क्या? जल्दी से बताओ बेटा। अच्छे क्वेश्चन हैं, सरल हैं, रापचिक हैं, और क्लास को शेयर वेयर करा करो छोरो। तुम्हारी काली गाय हूं, गुरु हूं तुम्हारा, शेयर किया करो, ऑर्डर नहीं दे रहा हूं। हां बिल्कुल सही है। ऐसे रवि कुमार शर्मा, सर आपका इनाम आज तक किसी को नहीं मिला। अरे बेटा, मेरा प्रेम ही मेरा इनाम है तुम्हारे से। इतना प्रेम करता हूं मैं, इतना प्रेम करता हूं बेटा, ये इनाम नहीं है क्या? कभी मिलेगा तो तेरे को एक कट चाय का पिला दूंगा यार, क्यों टेंशन करता है तू, है ना? इनाम बिल्कुल मिलेगा। जो भी विजेता है उनको आशीर्वाद मिलता है, इनाम मिलता है, और तू मिलेगा तो कभी एक कट चाय की पिला देंगे। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार क्रांति और हरित क्रांति, दो क्रांतियां हुई बेटा भारत में। दो क्रांतियां हुई, एक दुग्ध क्रांति हुई और एक अब हो रही है जीके की क्रांति। वो क्रांतियां पहले ही हो गई, गोल क्रांति, लाल क्रांति, है ना, और दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, हरित क्रांति, और अब हो रही है जीके की क्रांति। और जीके की क्रांति के भारत में जनक हैं श्री श्री सुरेंद्र महला। हम भी बिल्कुल बेटा, थैंक यू। राइट उत्तर बताओ बेटा, भारत में सदाबहार या हरित क्रांति के जनक कौन हैं? रवि काल क्यों नहीं उठाए? कल तो वही नाम होता मेरा। अरे आज उठा लूंगा बेटा, काल बिजी रहता हूं। बिल्कुल बेटा, आधे विद्यार्थियों का राइट आ रहा। सदाबहार और हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। सदाबहार या हरित क्रांति के जनक कौन है बेटा? एमएस स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति और हरित क्रांति दोनों के जनक माने जाते हैं। ध्यान देना बेटा, विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत का नॉर्मन बोरलॉग किसे कहते हैं? भारत का नॉर्मन बोरलॉग कहते हैं एमएस स्वामीनाथन को। और बेटा, हरित क्रांति से किसकी पैदावार दोगुनी हुई? हरित क्रांति से गेहूं की पैदावार दोगुनी हुई। और भारत में कितनी हरित क्रांति आई? भारत में बेटा दो हरित क्रांति आई। भारत में एक हरित क्रांति आई 1966-67 में, और दूसरी हरित क्रांति आई बेटा लगभग 1983-84 में। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग कनाडा और अमेरिका में लेकर आए थे। विश्व में पहली हरित क्रांति कहां आई? कनाडा और अमेरिका में आई।
और वहां पर लेकर आए नॉर्मन बोरलॉग, और आज बेटा नॉर्मन बोरलॉग की याद में पुरस्कार दिया जाता है। और भारत में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? भारत में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय एमएस स्वामीनाथन हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? एमएस स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। बिल्कुल। और गेहूं की पैदावार इससे क्या हुई? दोगुनी हुई थी बेटा, ठीक है। और गेहूं के लिए बेटा भूरी क्रांति भी आई थी खाद्यान्न के लिए। अब ऑप्शन बताते हूं। वर्गीस कुरियन बेटा श्वेत क्रांति के जनक हैं। वर्गीस कुरियन किस क्रांति के जनक हैं? श्वेत क्रांति, या जिसे कहते हैं दुग्ध क्रांति, या जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम, या जिसे कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो बेटा श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं वर्गीस कुरियन, जो केरल के हैं। वर्गीस कुरियन जी कहां के हैं? केरल के हैं। और वर्गीस कुरियन जी जो केरल के निवासी है, उनकी इस क्रांति से भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान आया? पहला स्थान आया, है ना, दूध उत्पादन में मिल्क से। और बेटा भारत की महिलाएं तो वैसे ही दूध उत्पादन में क्या होती है? निपुण मानी जाती है। और भारत की महिलाओं की विशेषता देखी कि हम, है ना, दूध में पहले स्थान पर कैसे है? हमारी महिलाएं बाल्टी के अंदर ही दूध ले जाती है और उस बाल्टी में लीटर लगा के उसमें जार मारती है दूध की। नीचे पानी भरा रहता है, ऊपर जार मारती रहती है। तो 5 लीटर देने वाली भैंस के दूध को वो 8 लीटर बना के बेचती है। और लीटर के अंदर दूध निकालने से वो दूध जागों का भर जाता है। तो बेटा आप 1 लीटर दूध लाते हो तो 800 ml ही आता है। इसलिए भारत की महिलाओं का भी बहुत तगड़ा योगदान है बेटा, किसमें? इस दूध में पहला स्थान पर लाने में। वर्गीस कुरियन जी का तो है ही है, बाकी की भारत की महिलाएं भी इसमें बड़ी निपुण होती हैं। पल्ले की ओट में ऐसे चाड़ का ऐसे करती हैं और उसकी ओट में दूध में पानी डाल के ठप देसी डाल देती हैं, बहुत माहिर होती हैं। और राहुल चौधरी तो लेट जुड़ा, उसका तो काम ही यही है ना, उसका तो काम ही दूध में पानी डालने का है। चलो बेटा, और भारत के पहले गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट। भारत के प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। पृथ्वी को गोल बताने वाले आर्यभट्ट। और 10 गीतिका नामक पुस्तक लिखने वाले आर्यभट्ट। और भारत के पहले खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जिनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र है। आशीष चौधरी भी कह रहे हैं सही है बेटा, आपका गुरु गलत तो बोल ही नहीं सकता कभी, है ना। और कैलाश दीक्षित बेटा ऐसे ही नाम लिख दिया मैंने, माधुरी दीक्षित याद आ गई तो मैंने यहां कैलाश दीक्षित लिख दिया, है ना। राहुल चौधरी कह रहे हैं सर आपके घर की तरफ गया हुआ था। क्यों बेटा, किस लिए गया हुआ था? वहां डकैती वकैती डाल रहा है क्या कोई? ठीक है। तो बेटा ये भारत में बहुत सारी क्रांतियां हैं और जीके की क्रांति आने वाली है। बस अब आपका गुरुजी ऑनलाइन आना स्टार्ट किया है। तो जीके की क्रांति का जनक सुरेंद्र महला। और सर आपके घर में भी ऐसा ही करते हैं क्या? तो मेरे घर में नहीं करेंगे तो सुमन बेटा मैंने कहां से सीखा? मैं भी तो यही करता हूं, शाम को दूध ही बेचता हूं मैं, टेंशन मत कर बेटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नाथुला व जेलपा दर्रा किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाथुला और जेलपला दर्रा किस राज्य में है? जल्दी से बताओ बेटा। भारत के 2 प्रसिद्ध दर्रे एक ही राज्य में है। चलो जल्दी से कमेंट करो बेटा, नाथुला और जेलपा नामक दर्रे कहां स्थित हैं? बिल्कुल बेटा, नाथुला और जेलपा नामक दर्रे भारत के सिक्किम राज्य में स्थित हैं। और बेटा नाथुला दर्रा सड़क मार्ग से हमें चीन जाने का रास्ता देता है। नाथुला दर्रा हमें कौन से मार्ग से? सड़क मार्ग से हमें
चीन जाने का रास्ता देता है। और बेटा 1962 की लड़ाई के समय हमने नाथुला दर्रा बंद कर दिया था। नाथुला दर्रा क्या कर दिया था? हमने बंद कर दिया था, जो 2006 में खोला था हमने चीन के साथ ट्रेड करने के लिए। तो नाथुला दर्रा कितने वर्ष बंद रहा बेटा? नाथुला दर्रा 44 वर्ष बंद रहा था। 62 की लड़ाई के समय हमने बंद किया और नाथुला दर्रा हमें सड़क मार्ग से चीन या तिब्बत जाने का रास्ता देता है। चीन या तिब्बत जाने का रास्ता देता है। अब बेटा मैं सिक्किम के बारे में बता दूं, वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा बेटा सिक्किम में है। वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहां है? सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य भी सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी है बेटा गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का एकमात्र नहीं, एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। माने 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है सिक्किम की। नेपाल 1, चीन 2 और भूटान 3, जो एशिया के गरीब देशों में से एक भूटान है। और इसी सिक्किम में नाथुला जेलपा दर्रे, इसी सिक्किम में है कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां कहां पाई जाती हैं? भारत में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां सिक्किम में पाई जाती हैं। ठीक, अब मैं बेटा थोड़ा और बता दूं, सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात का है। काठियावाड़ गुजरात में, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में, द्वारिका गुजरात में, सूरत गुजरात में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तर प्रदेश से टूटकर बना उत्तराखंड, जिसका पुराना नाम उत्तरांचल था। और उत्तराखंड राज्य में है भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत की पहली बाघ परियोजना भी है और भारत का पहला नेशनल पार्क भी है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क भी है और भारत की पहली बाघ परियोजना है। इसी जिम कार्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुआ था बेटा चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन भी उत्तराखंड राज्य के जिम कार्बेट नेशनल पार्क की देवभूमि से शुरू हुआ था, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। ठीक है बेटा, अब लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई मुद्रा है 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो बेटा देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। 100 रुपए के नए नोट पर रानी जी की बावड़ी अंकित है। जैसे बेटा 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 10 रुपए के नोट पर है उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में है। और 200 रुपए के नोट पर है सांची का बौद्ध स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है बेटा। और 50 रुपए के नोट पर आप बता दो हम्पी के खंडहर है क्या? 500 रुपए के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान का चित्र है। तो बेटा 100 रुपए के नोट पर अंकित रानी जी की बावड़ी गुजरात में है, जो विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। 100 रुपए के नोट पर अंकित चित्र किसका है? रानी जी की बावड़ी का। और रानी जी की बावड़ी कहां स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। और बेटा ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है 100 रुपए के नोट पर। अब मैं बेटा आपको बता दूं ऑप्शनों के बारे में। मध्य प्रदेश में सांची का बौद्ध स्तूप है, जो भारत का सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है।
भारत में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। भारत का सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का कोहिनूर मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत का दिल भी मध्य प्रदेश को, भारत का हार्ट भी मध्य प्रदेश को। सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है, इसलिए टाइगर स्टेट कहते हैं। कर्नाटक में है बेटा हम्पी के खंडर और विजयनगर साम्राज्य। कर्नाटक में है गोल गुंबज। कर्नाटक में है मैसूर का पठार। कर्नाटक में है कॉफी। कर्नाटक में है चंदन और कर्नाटक में है भारत में सर्वाधिक सोना। कर्नाटक में है कावेरी नदी और कर्नाटक में है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात। और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। गोवा सबसे छोटा समुद्र तट गोवा का। भारत का वह एकमात्र राज्य जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा, गोवा। गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। 19 दिसंबर 1961 को गोवा किससे आजाद हुआ? पुर्तगालियों से। तो भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ? गोवा। तो गोवा बेटा 15 अगस्त 1947 को आजाद भी नहीं हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को वही भूखंड आजाद हुआ जो अंग्रेजों का गुलाम था। तो गोवा तो अंग्रेजों का गुलाम ही नहीं था। तो अंग्रेज किसका गुलाम है गोवा? पुर्तगालियों का। और पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करवाया भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय कार्यक्रम चलाकर। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा में बेटा भारत का सबसे बड़ा चर्च भी है। और गोवा के समुद्र तट का नाम कोंकण तट है। और भारत का सबसे सुंदर समुद्र तट गोवा का समुद्र तट है, जिसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। गोवा की भाषा कोंकणी भाषा है। तो कोंकणी कहां बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है। और अब चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। किस महाद्वीप में, महाद्वीप कितने हैं बेटा? 7। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जैसे बेटा सबसे ज्यादा ज्वालामुखी तो है प्रशांत महासागर में। तो क्वेश्चन है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? जल्दी से कमेंट करें बेटा कि पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? महासागर 5 है, महाद्वीप 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बिल्कुल राइट उत्तर आ रहा है बेटा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ध्यान रखना बेटा, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, बेरन। परंतु ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में केवल आधिकारिक रूप से 2 ही देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है बेटा कंगारू। तो कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बेटा कंगारुओं का देश भी कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे डार्लिंग है। 2 गर्भाशयों वाला जीव कंगारू होता है। सुनहरी ऊन का देश ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया। पाताल तोड़ कुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। और विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कहां है? विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ
और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। सर्वाधिक बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे देश न्यूजीलैंड को चारागाहों का स्वर्ग और दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। विश्व का सबसे हरा भरा मरुस्थल विक्टोरिया मरुस्थल है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और अब अन्य ऑप्शन बता दूं, सबसे लंबा समुद्र तट किस महाद्वीप का है? सबसे लंबा समुद्र तट यूरोप महाद्वीप का है और दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है। ठीक है। और सबसे लंबे समुद्र तट वाला महाद्वीप यूरोप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, और एशिया और यूरोप को बेटा संयुक्त रूप से यूरेशिया कहते हैं। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। और अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को। डार्क महाद्वीप अफ्रीका को। गर्म महाद्वीप अफ्रीका को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। यह अफ्रीका के उपनाम है। डार्क महाद्वीप अफ्रीका। मानव का जन्म किस महाद्वीप में हुआ? बंदर के रूप में मानव का जन्म अफ्रीका में हुआ। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म अफ्रीका। तीनों रेखाएं गुजरने वाला अफ्रीका, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं किससे गुजरती है बेटा? अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है। और उसके बाद में मैं बताऊं, अफ्रीका की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अफ्रीका की विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और आज का बेटा अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? आज का लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि पृथ्वी के कोर में। और अब दूसरी लाइव क्लास के लिए सर भी पधार चुके हैं, तो बेटा जल्दी से मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। पृथ्वी के कोर में लोहा और निकेल नामक तत्व की प्रधानता पाई जाती है। पृथ्वी के कोर में निकेल और लोहा माने आयरन नामक तत्व की प्रधानता पाई जाती है। तो बेटा ये थे अपने आज के 11 बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी, जो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा की गई व्याख्या आपके लिए वरदान साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही, और अब आज्ञा लेता है आपका अपना गुरु सुरेंद्र महला। जय हिंद,